हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका कक्षा 11 और कक्षा 9 के लिए ये लेक्चर है। ठीक है, कक्षा 9 और 11 को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया है और इस लेक्चर को कम्प्लीटली दोनों क्लास के लिए ले रहे हैं। कल हम लोगों ने कोशिका पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसमें हमने कल पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने सेल थ्योरी, ठीक है, हमने पार्ट 1 में सेल थ्योरी देखा था, ठीक है। पार्ट 1 में सेल थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। पार्ट 1 में सेल थ्योरी कंप्लीट कर लिया है पूरी तरीके से, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे कोशिका के प्रकार, ठीक है, कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। आज हम लोग देखेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, अर्थात टाइप ऑफ सेल, ठीक है। टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार, ठीक है। कोशिका के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो कोशिका है वो फाइनली दो प्रकार की है। कोशिका जो है वो फाइनली 2 टाइप की है। नंबर वन जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है। यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसे हम लोग प्रिमिटिव कोशिका या फिर प्रारंभिक कोशिका या फिर अल्प विकसित कोशिका भी कह सकते हैं। और ये जो ट्रू या फिर यूकैरियोटिक कोशिका इसे हम लोग विकसित कोशिका कहते हैं, ठीक है, या फिर सुकेंद्रीय कोशिका भी कहते हैं। ओके, इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसको भी हम लोग आगे चल करके डिवाइड कर सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल भी 2 टाइप का होता है। एक होता है प्लांट सेल, ठीक है, एक होता है प्लांट सेल और दूसरा होता है एनिमल सेल, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कहा कि जो कोशिका है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, अंतर होते हैं, जिनके आधार पे हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं को पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बांट सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की, फिर हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका फाइनली क्या होती है, किस में होती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में पाई जाएगी, ठीक है। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, जिसे हम लोग PPLO भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये साइनोबैक्टीरिया में भी पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, नीली हरी शैवाल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पता चला कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो जीवाणुओं में पाई जाएगी, माइकोप्लाज्मा में पाई जाएगी, जिसे प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया में पाई जाएगी, जिसे हम लोग नीली हरी शैवाल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक कोशिका इन जीवों में पाई जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है, प्रो का मतलब बताते हैं आपको। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियोन, ठीक है। कैरियोन या फिर न्यूक्लियस कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या डिफिनीशन बन रही है कि वह कोशिका जिसमें प्रिमिटिव केंद्रक पाया जाएगा, वह कोशिका जिसमें
प्रिमिटिव केंद्रक पाया जाएगा। प्रिमिटिव केंद्रक मतलब प्रारंभिक केंद्रक पाया जाएगा, और प्रारंभिक केंद्रक जो था वो अल्प विकसित होगा। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब यह है कि वह कोशिका जिसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाए, प्रारंभिक केंद्रक पाया जाए या फिर आरंभिक केंद्रक पाया जाए, उन्हें हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या कहा मैंने कहा वह कोशिका जिसमें प्रारंभिक केंद्रक या अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चला कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो प्रारंभिक कोशिका है, अल्प विकसित कोशिका है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियोन, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब ऐसी कोशिका जिसमें प्रारंभिक केंद्रक पाया जाएगा, अल्प विकसित केंद्रक पाया जाएगा, उन्हें हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोटिक कोशिका से कैसे भिन्न है, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, मतलब अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सी बात जान लीजिए कि इसमें कुछ तो अंतर है यूकैरियोटिक कोशिका के संपर्क में रहने पर। ठीक है, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ तो अंतर है, तभी इनको अलग अलग रखा गया, और कुछ नहीं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंतर है। क्या है, देखिए कोई भी कोशिका होगी, मैंने कल आपको कोशिका के इंट्रोडक्शन में बताया था, या फिर ये कह लीजिए आप उसी से डिफिनीशन भी बता सकते हैं कि कोई भी कोशिका होगी उसके चारों तरफ क्या होगा, एक बाउंड्री होगा, मतलब एक घेरा होगा, और उसी घेरे के अंदर, उसी बाउंड्री के अंदर सारे मटेरियल अंदर की ओर सीमित रहेंगे। ठीक है, और वो जो बाउंड्री बताया था उसका नाम मैंने सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली बताया था। ठीक है, देखिए कोशिका झिल्ली सब में होगी, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो। ठीक है, अगर वो सेल है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन होना अति आवश्यक है। ठीक है, और वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगी भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जान रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए फाइनली होता क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर की ओर, प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम मैं बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं आप लोग पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, माइकोप्लाज्मा जिसे हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनमें बाहर की ओर, प्रोकैरियोटिक सेल में बाहर की ओर एक मोटी कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, एक मोटा आवरण होता है। ये कह लीजिए जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सबसे बाहर की ओर एक मोटा आवरण होता है, इसे सेल इनवेलप भी कह सकते हैं। ठीक है, कोशिका का आवरण होता है, और ये जो आवरण मैं बना रहा हूँ ये सबसे बाहर की ओर है, इस तरीके से। ठीक है, ये सबसे बाहर की ओर है, और ये जो आवरण है इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे बाहर की ओर एक मोटा आवरण है, और इस आवरण को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं सेल वाल। ठीक है, अब ये जो सेल वाल है, यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वाल होगी उसमें अंतर होगा। ठीक है, अब बोलेंगे सर क्या अंतर होगा, तो देखिए मैं अभी आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे अर्थात बैक्टीरिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब मैं वहाँ पे आपको बैक्टीरिया की सेल वाल पढ़ाऊँगा, जब आपको बता दूंगा कि कैसे ये बनी होती है और क्या डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक सेल के सेल वाल में। ठीक है, तो हमने जाना कि जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो संरचना है उसमें सबसे बाहर की ओर एक काफ़ी मोटा आवरण पाया जाता है जिसे हम लोग सेल वाल या फिर कोशिका भित्ति कहते हैं। अब इसके अंदर
इसके अंदर की ओर वही एक बाउंड्री होती है जिसको मैंने नाम दिया था क्या, उसको मैंने नाम दिया था कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली का नाम दिया था। अब बोलेंगे सर कि ये जो आप कोशिका झिल्ली बना रहे हैं इसमें ये घुंडी लाइक स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं, घुंडी जैसी रचना क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका की एक विशेषता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कहीं कहीं पर अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है। ठीक है, इनर साइड में फोल्ड हो जाती है और एक वलन बनाती है, एक घुंडी जैसी रचना बनाती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसे हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और ये जो कोशिका झिल्ली है ये कहीं कहीं पर अंदर की ओर वलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इन्हें हम लोग बोलते हैं मीजोसोम, इन्हें हम लोग बोलते हैं मीजोसोम। और ये जो मीजोसोम है क्या करेंगे, मीजोसोम क्या करेंगे, यहाँ पर विशेष टाइप के एंजाइम होंगे, विशेष प्रकार के एंजाइम होंगे। और ये जो एंजाइम है वो क्या करेंगे, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करेंगे, अर्थात यहाँ पे ऊर्जा रिलीज की जाएगी, यहाँ पे ऊर्जा रिलीज की जाएगी। और मेरे साथ बताइए आप सभी लोग, वो प्रोसेस कौन सी है जिसमें ऊर्जा रिलीज की जाती है, श्वसन। ठीक है, वहाँ पे श्वसन होता है तब ऊर्जा उत्पन्न होती है। अर्थात जो मीजोसोम है इसमें कौन सा काम होगा, रेस्पायरेशन का काम होगा। ठीक है, यहाँ पर रेस्पायरेशन का काम होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर की ओर सेल वॉल होती है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है जो कहीं कहीं पे फोल्ड बना करके मीजोसोम का निर्माण करती है। मीजोसोम के अंदर रेस्पायरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं और इन्हीं एंजाइमों के कारण भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा रिलीज की जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है। ठीक है, इस तरीके से कोशिका झिल्ली के अंदर थोड़ा सा गाढ़ा, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका जो जीवद्रव्य है वो यूकैरियोटिक कोशिका के जीवद्रव्य से पतला होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है और ये जो तरल पदार्थ है इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं जीवद्रव्य। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हुए इन सब के बारे में एक्सप्लेन पे हम लोग आगे बात करेंगे, सेल वॉल पे भी बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन पे भी बात करेंगे और प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन के अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ है और इस तरल पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरल पदार्थ को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, हिंदी में जीवद्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चला। अब ये जो जीवद्रव्य है, इसी जीवद्रव्य में इस कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ इस तरीके से बिखरा पड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से बिखरा पड़ा हुआ होता है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। ठीक है, इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है अर्थात आनुवंशिक पदार्थ डीएनए इस तरीके से बिखरा होता है। जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है भाई, डीएनए। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए है वो कोशिका द्रव्य में या फिर जीव द्रव्य में इस तरीके से फैला पड़ा हुआ होता है। हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डीएनए है इसके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से फैला हुआ है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ये कहीं भी फैल सकता है पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में, पूरे के पूरे प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो डीएनए है हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है, तब हम लोग बोलते हैं कंप्लीट न्यूक्लियस। ठीक है, जब डीएनए किसी मेम्ब्रेन से घिरा हो, ठीक है, जब डीएनए या फिर क्रोमोसोम किसी मेम्ब्रेन से घिरा हो तब हम लोग उस संरचना को न्यूक्लियस बोलते हैं और उसे हम लोग ट्रू न्यूक्लियस भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, उसके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं है, वो जीव द्रव्य में एकदम स्वतंत्र फैला हुआ है। इस तरीके के न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं, इस तरीके के न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरीके के न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरीके के न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं ऐसा केंद्रक जिसमें डीएनए के ऊपर कोई आवरण ना हो, अर्थात न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे न्यूक्लियस को, ऐसे केंद्रक को हम लोग बोलेंगे आरंभिक केंद्रक या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड।
न्यूक्लियोइड, ठीक है, इसे हम लोग केंद्रकाभ या फिर न्यूक्लियोइड बोलते हैं, केंद्रकाभ या फिर न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब इस तरीके के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है एक बार जान लीजिए। इंसिपिएंट न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, सबसे पहली बात। इंसिपिएंट न्यूक्लियस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, जो डीएनए है वो क्रोमोसोम का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पाया जाता। ये सारा पॉइंट आपको जब आप लोग अंतर लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जब आपको काम आएगा क्या कि इसमें क्या होता है, उसमें क्या नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता, उसमें क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अंतर लिखने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने कहा कि ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटोप्लाज्म में फैला हुआ है, इसे हम लोग न्यूक्लियोइड या फिर केंद्रकाभ भी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इसके अंदर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये तो इसका मेन जेनेटिक मटेरियल है, इसका जीनोमिक डीएनए, इसे हम लोग जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया में आनुवंशिक पदार्थ है इसे हम लोग जीनोमिक डीएनए, इसे हम लोग जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं उनमें कभी कभी क्या होता है, इस मुख्य डीएनए या फिर इस आनुवंशिक पदार्थ के अलावा कहीं कहीं पर कुछ सर्कुलर डीएनए अणु और भी पड़े होते हैं, कुछ सर्कुलर डीएनए अणु और भी पड़े होते हैं। और इन अणुओं को हम लोग बोलते हैं क्या, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। और प्लाज्मिड अक्सर बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। तो प्लाज्मिड क्या चीज़ है, तो देखिए प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। बोलेंगे सर आपने तो कहा क्रोमोसोम नहीं है। अरे भाई क्रोमोसोम तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम तो बोल सकते हैं ना। बैक्टीरियल क्रोमोसोम मतलब ऐसा क्रोमोसोम जो बैक्टीरिया में पाया जाएगा। और आप सब जानते हैं कि बैक्टीरिया में क्रोमोसोम नहीं बल्कि सिंगल डीएनए होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर का पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्लाज्मिड कहते हैं। अब ये जो प्लाज्मिड है ये क्या है और क्यों है। जो प्लाज्मिड है वो भी डीएनए का ही अणु है, सेल्कुलर डीएनए है, ठीक है। सर्कुलर डीएनए है, गोलाकार पड़ा हुआ है। और ये क्या करेगा, ये एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाएगा वो प्लाज्मिड किसी न किसी प्रतिजैविक औषधि के लिए प्रतिरोधी होगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये यहाँ पे एक पात्र है, ठीक है। मैंने एक बैक्टीरिया डाल दिया है इस पात्र में, पहले से तरल पदार्थ था, मैंने एक बैक्टीरिया यहाँ पे डाल दिया है और इस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है। और मान लीजिए ये जो प्लाज्मिड है वो एम पेनिसिलिन, ठीक है, एम पेनिसिलिन नाम की प्रतिजैविक औषधि के लिए यहाँ पे जो प्लाज्मिड है उसमें जीन है। मैंने क्या कहा, मैंने एक बैक्टीरिया डाला, इस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है और जो प्लाज्मिड है उसमें एम पेनिसिलिन रजिस्टर्ड है। वो एम पेनिसिलिन रजिस्टर्ड है मतलब उसमें कुछ विशेष जीन है जो इस प्रतिजैविक औषधि के आने पे इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक बैक्टीरिया डाल दिया, इसके अंदर प्लाज्मिड है और जो प्लाज्मिड है वो एम पेनिसिलिन के प्रति रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब अगर हम इसमें एम्पिसिलिन प्रतिजैविक औषधि डालेंगे तो इस बैक्टीरिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात ये एम पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी होगा, ठीक है। समझ में आ गया कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने जाना कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, बैक्टीरियल क्रोमोसोमल मटेरियल है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, जीनोमिक डीएनए, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कहीं कहीं पर कुछ वैक्यूल्स होती हैं। बोलेंगे सर वैक्यूल्स क्या होती है, तो भाई छोटी छोटी थैलियाँ, ठीक है, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, बुलबुले होते हैं, ठीक है, बुलबुले होते हैं। और ये जो बुलबुले हैं ये गैस वैक्यूल्स होती हैं, गैस एंड स्मॉल गैस वैक्यूल, ठीक है। स्मॉल गैस वैक्यूल होती है मतलब छोटी छोटी गैस के बुलबुले होते तो उन्हें हम लोग बोल देते हैं रिक्तिकाएं, गैसीय रिक्तिकाएं होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर विशेष टाइप के
राइबोसोम होते हैं, यहाँ पे विशेष टाइप के राइबोसोम होते हैं। और ये जो राइबोसोम है इन्हें हम लोग, ये जो राइबोसोम हैं ये राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, ठीक है। 70S राइबोसोम बोलेंगे सर 70S का मतलब क्या है? तो भाई जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पढ़ेंगे, जब मैं आपको बता दूंगा कि ये 70S क्या है, ठीक है। कुछ बातें जान लीजिए। एस का मतलब होता है श्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, श्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, एक इकाई है जो उसको नापने की इकाई, ठीक है। राइबोसोम को नापने की इकाई हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, अवसादन गुणांक हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर देखा, एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मैंने कहा प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे बाहर की ओर एक आवरण होगा, मोटा आवरण होगा, इसे हम लोग कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल बोलेंगे। इसके नीचे बाउंड्री होगी सेल की, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब इसके बाद ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ये अंदर की ओर जाकर के फोल्ड हो जाती है और एक घुंडी जैसी रचना बनाती है, जिसे हम लोग मेसोसोम कहते हैं। मेसोसोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम भरे होते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम रेस्पिरेशन करवाते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, विभिन्न कामों के लिए ऊर्जा प्राप्त हो पाती है। इसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। इसी जीव द्रव्य में किसी किनारे पर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम पड़ा होता है, कोशिका झिल्ली से चिपका हुआ। देखिए यहाँ पे चिपका रखा है मैंने, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली से चिपका हुआ राइबोसोम जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए या फिर जीनोमिक डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया में या फिर कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में। जीनोमिक डीएनए के अलावा कुछ अन्य डीएनए मॉलिक्यूल, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी पाया जाता है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। और जो प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है? जो प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है? जो प्लाज्मिड होता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है और वो किसी न किसी प्रतिजैविक औषधि के लिए प्रतिरोधी होता है। इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे गैस वैक्यूल्स पाई जाती जो छोटी छोटी बुलबुलों के रूप में होती हैं। इसके अंदर 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। आरएनए भी पाया जाता है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है। यहाँ पे देखें ध्यान से। सबसे पहले तो इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते, ठीक है। यहाँ पे जो झिल्ली के बने कोशिकांग हैं वो नहीं पाए जाते हैं। जो राइबोसोम है उसके ऊपर कोई झिल्ली का आवरण नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, ठीक है, लाइसोसोम, स्पिरोसोम, इस तरीके से जो कोशिकांग हैं वो कोशिकांग यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। क्या कहा मैंने कहा प्रोकैरियोटिक सेल में झिल्ली के बने कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, झिल्ली के बने कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें मूवमेंट कैसे होता है, वो गति कैसे करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ रोम जैसी रचनाएं, इस तरीके से कुछ रोम जैसी रचनाएं निकली होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ रोम जैसी रचनाएं इसी सेल वॉल से बाहर की ओर इस तरीके से निकली होती हैं। और इन संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं सीलिया। इन्हें हम लोग बोलते हैं सीलिया, सीलिया या फिर हिंदी में बोले तो पक्षमाभि, ठीक है। इसे हम लोग सीलिया या फिर पक्षमा भी कहते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया में या फिर कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में तो इस तरीके से लंबे रोम जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग सीलिया कहते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी होती हैं जिनमें कुछ इस तरीके से लंबे पतले सूत्रवत रचनाएं निकले होते हैं, लंबे पतले सूत्रवत रचनाएं निकली होती हैं। और इन लंबी पतली सूत्रवत रचनाओं को क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं फ्लैजेला, कसाब हिंदी में कहते हैं। इन्हीं की सहायता से प्रोकैरियोटिक सेल में गति होती है, मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होता है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें अरेंज होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है और उसी में हम लोग डिफरेंस भी देख लेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद।